नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं, संविधान पर। और इस पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर प्रभु सिंह राजपुरोहित, जो LLM हैं और PhD की है उन्होंने विधान के ऊपर, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर है लॉ के, किताबें भी लिखी है और बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता है। तो सबसे पहले तो प्रभु सिंह जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद है। रेडियो V1 90.8 FM में मुझे बुलाने पर आज धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका राजपुरोहित साहब। और चूंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने वाले थे। एक किसी शायर ने लिखा कि कहाँ तो तय था चराग हर घर के लिए और कहाँ मयस्सर नहीं रोशनी शहर के लिए। देश आज़ादी के बाद सन 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस संविधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या था कि संविधान लागू किया जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका जी। देखो, 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है जी। इसी दिन भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था और इतने बलिदान के फलस्वरूप जो स्वतंत्रता अर्जित की थी, उसी स्वतंत्रता को संजोए रखने, मतलब कि उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए बहुत कुछ कार्य करना शेष था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहो या देश के सामने समस्या कहो, जो यह थी कि देश का प्रशासनिक ढांचा कैसा हो और वो किस प्रकार कार्य करे, जिसके लिए हमारे नेताओं को एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना था। वह था एक संविधान की रचना। यह कार्य सरल नहीं था। उस समय परिस्थितियां अलग थी, हमारे सामने अनेक बाधाएं थी। अनेक समस्याओं के होते हुए भी हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने अथक परिश्रम एवं कार्यकुशलता का परिचय दिया और एक भारत के लिए एक सर्वमान्य संविधान की रचना की। मैं यहाँ यह कह सकता हूँ कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता के पवित्र दिन के पश्चात कोई दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था तो वह 26 जनवरी 1950 था। उस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था और इस दस्तावेज मतलब कि संविधान ने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस बहुत सुंदर बात आपने बताई कि जो ये संविधान है 1950 को लागू किया, और निश्चित रूप से ये बात भी सही है कि 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी ही ऐसा अवसर है जब से संविधान लागू हुआ। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ है श्री प्रभु सिंह राजपुरोहित, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और LLM PhD है हमारे बीच में। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। अपन संविधान के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अपना जो ये संविधान लागू हुआ, ये दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा संविधान है और इतना बृहद, इतना विशाल, ये इसको निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ी? इतना विशाल क्यों बनाया गया? कई जगह कई देशों के संविधान बड़े छोटे होते हैं, कई पुरातन उस पर चलते हैं। इसमें इतनी क्या बातें समाहित की कि इसको इतना बृहद और विस्तृत बनाना पड़ा? यह आपका प्रश्न बहुत ही एक सारगर्भित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत का संविधान एक विशालतम संविधान ही क्यों है, क्यों इसको छोटा क्यों नहीं किया जा सकता था। देखिए, भारतीय संविधान में संविधान वेताओं ने कोई गाथाएं लिखकर विशालता का रूप नहीं दिया है या विशाल नहीं बनाया है, बल्कि संपूर्ण संविधान में मौलिक अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों को उपबंधित किया गया है। ये जो उपबंध है या बंद है, या इसको जो इसकी जो जटिलताएं हैं, क्या इसको बाद में कोई और सरलीकृत किया गया है? इसको और भी बाइफरकेट किया गया है क्या इस संविधान को? नहीं, ये जो विशालतम संविधान जी, उस समय की मांग कह दो जी, या कोई ऐसी परिस्थितियां कह दो, यानी कि विशालतम संविधान बहुत जरूरी था जी। भौगोलिक दृष्टि से देश की विशालता तथा उस समय की विशेष समस्याओं ने भी संविधान को बड़ा बनाने में योगदान दिया है। अनेकता में एकता लिए हुए हैं भारत, और अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तरह के लोग
मतलब पूरा भारत एक बहुत सी विशिष्टियां लिए हुए है, तो क्या संविधान भी इस तरह की कोई बात इसमें समाहित करता है? हाँ जी। भारत में अनेक भाषा बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले जी। तथा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले लोग रहते हैं। जी। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जातियों का देश है। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित संविधान में उपबंधों का समावेश किया जाना आवश्यक था, और इन्हीं कारण भारत का संविधान अनेक ऐसे कल्याणकारी उपबंध है, अनेक ऐसे जैसे नीति निर्देशक तत्व है, इन सभी बातों को भारतीय संविधान में पिरोए गए हैं, जिससे भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान बना गया। तो ये आपने अभी बात कही एक उपबंध की, जिनको समाहित किया गया और उसकी एक इस माला के उसमें एक मोती के रूप में, ये क्या उपबंध क्या होता है, उसको थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएंगे सर? जो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपबंध और मूलभूत अधिकार उपबंधित किए गए हैं, जिसमें कहीं जैसे आप कहीं एक अधिकारों के उपबंध की बात करें तो एक आध उपबंध मैं बताता हूं, जो अभी इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपबंध के बारे में कई चर्चाएं होती हैं, कई आंदोलन होते हैं, ये राजनीतिक रूप भी ले चुका है। वो उपबंध है अनुच्छेद 16। जी, ये क्या है? लोक सेवाओं में अवसर की समानता। जी। जो सरकारी पद है उन पदों पर अवसर की समानता, यानी कि उस पर कोई किसी प्रकार का विभेद नहीं रहेगा, और यदि ऐसा कोई विभेद होता है तो वो वर्जित है। ये मूल संविधान का आर्टिकल 16 ये कहता है। लेकिन ये अनुच्छेद कहता है कि लोक सेवा में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। जी। कोई विभेद नहीं होगा। जी। लेकिन अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि विशेष परिस्थितियों में विभेद हो सकता है, वो है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जी। अनुच्छेद 16(4) जी, जो लोक सेवा में अवसर की विभेद के बारे में बताया गया है कि आरक्षण दिया जा सकेगा। जी। इस आर्टिकल 16(4) पर मैंने बहुत बड़ी एक रिसर्च की है, पीएचडी की है, और मैंने इस आर्टिकल पर जी 500 पेज की किताब भी लिखी है। बहुत सुंदर। मैं यहां इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए था, यानी संविधान में किसी वर्ग विशेष के संविधान ने किसी वर्ग विशेष के आरक्षण की सिफारिश की है, कोई जाति विशेष की नहीं। जाति और वर्ग, ये दो शब्द यहाँ आ गए। संविधान में तो हर चीज की बड़ी बहुत बृहद व्याख्या की गई है, और लोक सेवा में जैसा कि आपने बताया, तो मेरा जहां तक ज्ञान है कि हार्डली 2% लोग लोक सेवाओं में, जहां जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें रहे होंगे। तो ये जाति और वर्ग, इसको थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या करके थोड़ा सा समझाएंगे हमारे श्रोताओं को? जी। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और आज हमारे साथ है श्री प्रभु सिंह राजपुरोहित, जो LLM और PhD हैं, डॉक्टर प्रभु सिंह राजपुरोहित, और अधिवक्ता है हमारे हाई कोर्ट के अंदर। चलिए फिर से एक बार डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे संविधान के ऊपर, अब हमारे स्टूडियो में पधारे, तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए सर कि जो वर्ग और जाति की जो अपन बात कर रहे थे, जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई, इसकी थोड़ी सी बाइफरकेट थोड़ी व्याख्या बताइए। बिल्कुल बता दो जी। अनुच्छेद 16(4) ये कहता है कि संविधान में ये उपबंधित है कि ऐसा कोई वर्ग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है और उसे राज्याधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिल सका है। जी। मूलतः संविधान में आरक्षण पिछड़े वर्गों को था, न कि जाति विशेष। जी। उसके बाद मंडल आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बिंदु पर बालाजी के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया। जी। और यह निर्णय दिया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है, जाति भी एक वर्ग है। और इस मंडल आयोग के अंतर्गत जाति को भी एक वर्ग मान लिया गया। मैं यहाँ एक थोड़ा सा प्रश्न मेरे पैदा होता है कि जाति को भी एक वर्ग माना गया है, तो अभी कई जो एक, मैं यद्यपि इस न्यायिक इसका ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो अभी व्हाट्सएप या संस्कृति है, वो लोग जाति को अलग मानते हैं और धन के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। क्या ये संविधान इसको अलग विभक्त करता है? संविधान
ये विभक्त नहीं करता है। संविधान में मूलतः संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिनका सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से उनका उत्थान नहीं हो पाया है और जिनका राजनीतिक पदों पर प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों के लिए, उस वर्ग के लिए, और अब ये भी कह सकते हैं उस जाति विशेष के लिए उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। जी जी, बहुत सुंदर आपने बात हमें बताई। और फिर से एक बार आपका स्वागत है रेडियो V1 90.8 FM में। हमारे साथ है डॉक्टर प्रभु सिंह राजपुरोहित, जो आज संविधान पर विशेष वार्ता करने के लिए हमारे स्टूडियो में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर से आपका स्वागत। और चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रभु सिंह राजपुरोहित, जो लॉ प्रैक्टिशनर है, LLM है, और आज हमारे स्टूडियो में है। तो डॉक्टर साहब, मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा, अपन संविधान की व्याख्या और उसके बारे में वार्ता कर रहे थे। एक बात शब्द आता है मूल अधिकार। ये मूल अधिकार क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में थोड़े से हमारे श्रोताओं को बताइए। ठीक है जी। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है जी। यानी कि मूल अधिकार की कोई मूल अधिकार क्या है उसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को उपबंधित किया गया है जी। यूं देखा जाए तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपबंध और मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनको प्रवर्तनीय न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है, और संवैधानिक अधिकार वो अधिकार हैं जिनको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता है। यानी फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, उनको प्रवर्तनीय करवाए जा सकते हैं। और भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो हैं वो निम्न प्रकार हैं जी। जैसे नंबर 1 समानता का अधिकार जी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अगला सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अपने जो मूल अधिकार है, इनका ये जो अधिकार है सरकार, राज्य सरकारों को भी दे रखे हैं कि भाई इसके अधीन राज्य सरकार जो जनता के ऊपर शासन कर सकती है, ये शासन का अधिकार। लेकिन उसके साथ भी जैसा आपने बताया, मैं इसको बहुत सरल शब्दों में समझना चाहता हूं कि इन अधिकारों का हनन कोई भी नहीं कर सकता, और यदि करता है तो न्यायालय भी उसके हित में रहेगा। न्यायालय भी इसमें कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर, जहां तक मैं समझ पाया हूं, शायद ये बात है इसकी। मूल अधिकारों का किसी भी परिस्थिति में हनन नहीं किया जा सकता है जी। यहां तक कि संविधान में मूल अधिकारों को जो सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है, यानी कि उन मूल्यों का संरक्षण करना है जो एक स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक हो। जनता ने राज्य सरकारों को अपने ऊपर शासन करने की शक्ति दी है जी। लेकिन सरकार की उस शक्ति में मूल अधिकारों को परे रखा गया है, यानी कि सरकार की शासन करने की शक्ति में मूल अधिकार परे है। मूल अधिकारों का हनन सरकार भी नहीं कर सकती है। इसके लिए सरकार चाहकर भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है जी, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में इन अधिकारों को प्रवर्तनीय करवाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जी ये कहा था कि यदि मुझसे पूछा जाए जी, तो मैं यही कहूंगा कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। और इन्होंने ये कह दिया कि इस आर्टिकल 32 के तहत किसी भी नागरिक के अधिकारों का जब उल्लंघन होता है, वो उन अधिकारों को आर्टिकल 32 के माध्यम से प्रवर्तनीय करवा सकता है। बहुत सुंदर बात बताई आपने। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और इसी तरह से आज जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ डॉक्टर प्रभु सिंह जी हैं जो LLM हैं और लॉ प्रैक्टिशनर हैं। इसी तरह की कड़ी और इसी तरह की बातें अलग अलग संविधान के बारे में, न्याय के बारे में, कानून के बारे में और अलग अलग विषय पर हम इसी तरह की वार्ता करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो V1 90.8 FM। और प्रभु सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुझे मूल अधिकारों पर अपनी बात रखने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए रेडियो V1 90.8
98.8 FM का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।